गरीब कचरे वाले की 5 बेटियों की शादी। एक गांव में एक सुशीला नाम की औरत रहती थी। सुशीला बहुत ही गरीब थी और उसकी 5 बेटियां थीं। वो कूड़ा कचरा बीन कर अपने घर का गुजारा करती थी, जिसके चलते गांव के कई लोग उसे कई सारे ताने भी सुनाया करते थे। सुशीला हाथ में बोरा लिए कूड़े के ढेर के पास कचरा बीन रही होती है। हे भगवान, देखो जरा इस मनहूस को, जहाँ देखो कचरा बीनती रहती है। ऐसी औरतों को तो इस गांव से निकाल ही देना चाहिए। अरे ये औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है, कलंक। हाँ हाँ, इसे निकाल दो इस गांव से। इसने हमारे पूरे गांव का नाम बदनाम कर रखा है। उनकी ऐसी बातें सुनकर सुशीला उन सभी से कहती है, आखिर तुम लोगों को मुझसे दिक्कत क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये जो तू काम करती है, इसे औरत जात की बेइज्जती होती है और हम नहीं चाहते कि तू ऐसा काम हमारे गांव में करे। जिस काम से मेरे परिवार की भूख मिटती है, वो काम मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। हाँ हाँ हाँ, इसका मतलब तो कूड़ा कचरा बीनकर अपने परिवार की भलाई करेगी। अरे तेरे सर पर तेरी 5 बेटियां बैठी है, उनकी शादी क्या कूड़ा कचरा बीनकर करेगी? मेरे लिए कूड़ा कचरा बीनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे तो हमारा पर्यावरण ही साफ होता है। लोगों की बातों को नजरअंदाज करती है और कूड़ा कचरा बीनना शुरू कर देती है। शाम को जब वो वापस घर की तरफ लौटती है तो वो अपने मन ही मन में सोचती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों की जिंदगी ऐसी गरीबी में बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं उनकी शादी अच्छे घर में करूंगी, ताकि उन्हें मेरी तरह कूड़ा कचरा बीनकर अपनी जिंदगी गुजारनी ना पड़े। सुशीला रोते रोते अपने घर पहुंच जाती है। उसकी ये हालत देखकर उसकी 5 बेटियां उससे कहती है, माँ, आपको ये क्या हुआ है? आज आपका चेहरा भी उतरा हुआ है। माँ, क्या आप रोकर आ रही हो? फिर से किसी ने कुछ कहा था क्या आपको? नहीं मेरी बच्चियों, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। माँ, आप हमसे सब कुछ छुपा सकती हो, लेकिन अपने आंसुओं को नहीं छुपा सकती। माँ, मैं जानती हूँ कि आज भी आपको गांव वालों ने जली कटी बातें सुनाई होगी, लेकिन आप हमारे लिए इतनी परेशानी और इतने कष्ट क्यों झेल रही हो? जबकि हम आपकी असली बेटियां भी नहीं हैं। हम जानते हैं कि आप हमारी अच्छी परवरिश और शादी के लिए इतनी मेहनत कर रही हो। आप क्यों एक वादे को पूरा करने के लिए इतना सहन कर रही हो माँ? अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम मेरी बेटियां हो, चाहे बेशक पराई हो, लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटियां ही माना है। और मैंने अपनी बड़ी बहन को वादा किया था कि मैं तुम 5 की शादी अच्छे घराने में करूंगी। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। सुशीला की बात सुनने के बाद उसकी 5 बेटियां उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद वो सभी खाना खाना शुरू करते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन फिर से सुशीला एक सफेद कलर का बोरा हाथ में ले लेती है और पंडित के पास पहुंच जाती है। पंडित जी, मैंने आपको अपनी बेटियों की कुंडलियां दी थी। आपने उसके योग्य कोई लड़के ढूंढे हैं क्या? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी को। एक माँ के लिए अपनी बेटियों का अच्छा सोचना बनता है, लेकिन तुम समाज के लोगों को तो जानती ही हो, वो अपने बेटों की शादी कूड़ा कचरा बीनने वाली से कभी नहीं करेंगे। सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित जी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। ऐसा कहने के बाद सुशीला वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो रेड लाइट पर जाकर कूड़ा कचरा बीनना शुरू कर देती है। तभी वहां पर एक बहुत तेजी से कार आती है, जिसके चलते बेचारी सुशीला के ऊपर कीचड़ उछल आती है। हे भगवान, ये अमीरजादे कितने बदतमीज होते हैं। इन्हें ये तक नहीं दिखाई देता कि इनकी कार के आसपास और भी लोग खड़े होते हैं। इन्हें तो बस अपनी ही मौज मस्ती में कार चलानी होती है। सुशीला के सारे कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। वो फिर भी कूड़ा कचरा बीनती रहती है। तभी वहां से कुछ औरतें गुजरती है। ये औरत अभी तक हमारे गांव में कूड़ा कचरा बीन रही है। बेचारी, ऊपर कार की वजह से कीचड़ उछल गई। अरे इसकी इज्जत पर भी इसी प्रकार कूड़ा कचरे बीनने की वजह से कीचड़ के दाग लगे हैं। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी ये बकवास सुनना नहीं चाहती। अगर दोबारा एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुशीला के चिल्लाने पर वो दोनों वहां से चली जाती हैं, जिसके बाद सुशीला कचरा बीनते बीनते एक कूड़े खत्ते के पास पहुंच जाती है, जहां उसे ढेर सारा कूड़ा नजर आता है।
वहीं उसको कूड़े के अंदर एक बैग भी दिखता है। अरे ये बैग तो साफ सुथरा और मजबूत लगता है। मेरी 5 बेटियों में से किसी को तो ये बैग पसंद आ ही जाएगा। इसे मैं आज घर लेकर चलती हूँ। कूड़ा बीनने के बाद सुशीला सबसे पहले कबाड़ी के पास पहुंच जाती है और अपना सारा कूड़ा कचरा उसे बेच देती है। कबाड़ी वाला सुशीला को 100 रुपए दे देता है, जिसके बाद सुशीला पैसे और बैग लेकर घर वापस आ जाती है। अरे सेजल, कहाँ पर हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। सेजल बैग देखकर बहुत खुश होती है। वाह माँ, आप मेरे लिए बैग लेकर आई हो। मेरा बैग वैसे भी फट गया था। सेजल जैसे ही बैग खोलकर देखती है, उसके अंदर बहुत सारे नोटों की गड्डियां होती है। माँ जरा देखो तो सही, इस बैग के अंदर तो बहुत सारे पैसे हैं। इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। सुशीला इतने सारे पैसे देखकर हैरान रह जाती है, जिसके बाद सुशीला अपने हाथों को जोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, ये सब ऊपर वाले की ही कृपा है। लगता है उसने हमारे दिन बदल दिए। अब मैं अपनी बेटियों की शादी अच्छे घर परिवार में करूंगी। सुशीला उन पैसों से अपने और अपनी बेटियों के लिए एक अच्छा सा मकान बनाती है, जिसमें वो अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। कुछ पैसों से वो अपनी मिठाई की एक दुकान भी खोलती है, जिसके चलते वो अच्छा खासा कमाने लगती है। चंद महीनों में वो फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है। सुशीला अपनी 5 बेटियों के लिए सरकारी नौकरी वाले लड़के ढूंढती है, जिनसे उनकी शादी कर देती है। देखा मेरी प्यारी बच्चियों, मुझे पता था एक ना एक दिन मैं तुम्हारी शादी अच्छे घरों में जरूर करूंगी। आखिरकार भगवान ने भी तो मेरा साथ दिया है। हाँ माँ, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। ऐसी जिंदगी तो हमने कभी सोची भी नहीं थी। माँ वैसे तो मुझे किस्मत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं, लेकिन आपने हमारी किस्मत के सितारे चमका दिए। इन सब के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब दुनिया वालों को कहना चाहिए कि एक कचरे वाली ने अपनी 5 बेटियों की शादी अपने बलबूते पर करवाई है, जिसमें भगवान ने उसका साथ दिया है। हम सभी की शादी गरीब लोगों को एक हौसला देगी कि गरीब लोग भी अच्छे घरों में शादी कर सकते हैं। माँ आप हमारे लिए एक हीरा हो, हीरा। ऐसा कहने के बाद वो 5 बहनें मिलकर अपनी माँ को गले से लगा लेती हैं। तभी वहां पर सुशीला के मोहल्ले वाले आ जाते हैं। तुमने अपनी बेटियों की शादी इतने अच्छे घरों में की है कि मैं बता नहीं सकती। हमने तुम्हें जो भी कहा उसके लिए हमें माफ कर देना। मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना सुशीला बहन। सुशीला सबको माफ कर देती है और उन लोगों के साथ अपनी 5 बेटियों की शादी में बहुत एंजॉय करती है। वो अपनी 5 बेटियों की विदाई कर देती है। शादी के बाद उनकी 5 बेटियां अपने ससुराल में बहुत अच्छे से रहने लगती है, जिसके चलते सुशीला भी बहुत खुशी खुशी अपनी मिठाई की दुकान चलाने लगती है। गांव के सभी लोग अब उसी से मिठाइयां खरीदने लगते हैं। मैदान में कंगन कंपटीशन चल रहा था। तभी गहना अपने हाथों में पहने हुए कंगन को खनकाते हुए गाती है, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगी। देख लेना कंगना, आज के कंगन कंपटीशन की विजेता तो मैं ही होंगी। गहना के बाद जैसे ही कंगना की बारी आती है, वो अपने खाली हाथों को देखकर उदास हो जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर गहना उसे चिढ़ाते हुए कहती है, हाय रे कंगना, अब क्या करेगी तू? तेरी गरीब माँ के पास तुझे पीतल के कंगन पहनाने के भी पैसे नहीं है। पूरी की पूरी ठन ठन गोपाल है क्या तेरी माँ के पास? मेरी बात मान तो तू ऐसे ही हार मान ले, क्योंकि जीत का ताज तो मेरे सर पर ही सजेगा, क्योंकि मेरी कलाइयों में सोने के कंगन जो हैं। सभी के आगे अपना मजाक बनता देखकर कंगना के आंखों से बहते आंसू संभाले नहीं संभल रहे थे। ऐसे में शब्दों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। कंगना भीगी पलकों को छिपाकर भागती हुई घर आती है, जहां उसकी गरीब माँ गंगा सिलाई मशीन पर बैठी कपड़े सिल रही थी। तभी कंगना अपने कान बंद करते हुए गुस्से का गुबार अपनी माँ पर फोड़ते हुए उसे फटकारती है, बस माँ, बंद करो इस खिटपिट की आवाज को। बचपन से सिलाई मशीन की आवाज सुनकर मैं इतनी बड़ी हो गई। क्या फायदा आपके दर्जीपन का, जो दिन रात कपड़े सिलकर भी आप मेरे लिए एक कंगन भी नहीं खरीद सकी। मेरी सभी सहेलियों की कलाइयों में कंगन है, और गहना की कलाई में तो सोने का कंगन है, जिसकी धौस दिखाकर आज उसने भरे मैदान के बीच मेरी बेइज्जती की। कंगना बेटी, अब तू कच्ची उम्र की नहीं रही।
16 बरस की हो चुकी है। तू तो जानती है कि हम गरीबों के घर के हालात कैसे होते हैं। ऐसे में तेरी मजबूर माँ तेरे हर हट को पूरा नहीं कर सकती। मगर क्यों माँ? क्योंकि हम गरीबों का जीवन होता ही ऐसा है बेटी। कभी रूखा सूखा खाकर रात काटनी पड़ती है, तो कभी पानी पीकर ही पेट भरना पड़ता है। अगर ऐसा ही है तो भगवान ने क्यों बनाया मुझे आप जैसी गरीब माँ की बेटी? जब देखो दुखों का राग अलापती रहती हो। तुम्हारा होना ना होना मेरे लिए एक बराबर है माँ। माँ तो अपने बच्चों की खुशी की खातिर अपना कलेजा भी काट कर रख देती है, और तुम मेरे लिए एक सोने का कंगन भी नहीं गड़वा सकती। लानत है तुम्हारी कमाई पर। जाओ, जाकर डूब मरो अपनी गरीबी के साथ। अपनी बेटी की ऐसी बात सुनकर उस गरीब माँ का दिल छल्ली छल्ली हो जाता है। उस रात गंगा जीवन से हार कर नदी की ओर निकल पड़ती है। क्यों भगवान, तू इस गंगा के माथे और कितने तौहीन का ताज पहनाएगा। पहले भरी जवानी मेरे माथे की लाली मिटा दी, और फिर गरीबी में गर्भवती होने का भाग्य देकर जीने की आस जगाई। यकीन नहीं होता कि जिस बेटी को मैंने अपने खून से सींचा, उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, आज वो एक कंगन के लिए अपनी माँ के दूध का कर्ज इस कदर चुका रही है। अब मुझे इस धराव के साथ बहा ले चल। जैसे ही गंगा नदी में कूदने के लिए कदम बढ़ाती है, नदी के बीचों बीच से रास्ता निकल आता है और नदी के गहराई से अचानक कई सारे विशाल पेड़ बाहर आते हैं, जिसकी हर एक डाली पर कई सारे सोने के कंगन लटक रहे होते हैं। तभी जादुई नदी के बीचों बीच खड़े कंगन के पेड़ उसे एक बड़ी बुलाहट देते हैं। आओ आओ गंगा, चली आओ। गंगा सुध-बुध गवाकर कंगन के पेड़ के पास आती है। कहो, तुम्हें कौन सा कंगन चाहिए? तुम्हें कैसे पता कि मुझे कंगन चाहिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम पेड़ होकर बोल पा रहे हो। आज से पहले मैंने कभी भी पेड़ों पर कंगन उगता नहीं देखा था। तो अब देख लो, क्योंकि पेड़ों में भी जान और जीवन बसता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पेड़ इंसानों की तरह चल फिर नहीं पाते, मगर हम जादुई कंगन के पेड़ हैं। वो तो बस हमने लालची लोगों से बचने के लिए इस जादुई नदी के बीच बसेरा बनाया है। कहो, तुम्हें कौन सा कंगन चाहिए? बस मुझे मेरी बेटी के लिए सिर्फ एक सोने का कंगन चाहिए। फिर तो मेरा साथी सुनहरा तुम्हें सोने के कंगन देगा, क्योंकि मैं तो चांदनी हूँ। चांदी और कांसे के कंगन देती हूँ। एकाएक सोने के कंगन से लदा लहलहाता पेड़ गंगा की ओर झुक जाता है और गंगा एक कंगन ले लेती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। शुक्रिया की कोई बात नहीं। जब भी तुम्हें मदद चाहिए, भोर के पहले पहर यानी कि 4 बजे यहाँ चली आना, क्योंकि केवल उसी पहर ये नदी जादुई होती है और कंगन का पेड़ बाहर आता है। गंगा कंगन लेकर घर चली आती है और अगली सुबह कंगना सोने का चमचमाता कंगन देखकर खूब खुश होती है। अरे वाह माँ, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मेरी खुशी की खातिर सोने का कंगन खरीद कर ले आई। नहीं कंगना, तेरी गरीब माँ को ये कंगन जादुई नदी के अंदर बसे कंगन के पेड़ से मिला है। जादुई नदी में बसे कंगन के पेड़ का जिक्र सुनकर कंगना के कान खड़े हो जाते हैं और वो वहां जाने की जिद करते हुए कहती है, माँ, मैं भी उस जादुई नदी में बसे कंगन के पेड़ को पास से देखना चाहती हूँ। ठीक है कंगना, मगर हमें कल रात के भोर के पहले पहर तक इंतजार करना होगा। अगली रात जब अंधेरा पसरा होता है, तभी दोनों माँ बेटी दबे पांव जादुई नदी की ओर निकल पड़ती है। जहाँ बना रास्ता नदी से होते हुए उसे गहराई में तने खड़े कंगन के पेड़ के पास खत्म होता है, जहाँ पेड़ों पर लहलहाते हुए कंगन की खनखनाहट पूरे नदी में कलरव कर रही थी। आओ आओ जादुई नदी नगरी के कंगन के पेड़ तुम्हारा स्वागत करते हैं। ये तो कमाल हो गया। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कंगन का पेड़ देखने को मिलेगा, वो भी इस गहरी नदी में। कंगना, मैं हूँ चांदनी। कहो, तुम्हें कौन कौन सा कंगन चाहिए, सोने का या चांदी का? मुझे सोने और चांदी दोनों कंगन चाहिए। हमारा घर फूस का है, जिसके ढहने की कोई खबर नहीं है। मैं मेरी माँ के लिए एक अच्छा घर चाहती हूँ, इसलिए इन सोने के कंगनों से सुनार का काम शुरू करूँगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर इन कंगन से बात बनती है तो ये भली है।
एकाएक कंगनों से लदी हुई सारी डाली उसकी ओर झुक जाती है और कंगन की खरी चमक कंगना की आंखों में झिलमिला उठते हैं, जहां से वो उन्हें तोड़कर सवेरा छटने से पहले अपने गांव वापस लौट आती है और सोने के कंगन बेचने का कारोबार शुरू कर देती है, जिससे बहुत ही जल्द उनकी गरीबी की रेलगाड़ी पटरी से बदल जाती है। देखो माँ, उस जादुई नदी में बसे कंगन के पेड़ से हमारे घर की कमी घटी दूर हो गई और मेरी कलाई में सोने के कंगन पहनने का अधूरा सपना भी सच हो गया। हाँ कंगना, ये सब उस जादुई नदी की ही देन है। दोनों अभी बातें ही कर रही थी कि शंभू मदद की आस लिए उनके घर आता है। अरे माँ देखो, शंभू काका आए हैं। अरे शंभू भाई साहब, आप यहाँ? गंगा, मुझ गरीब बाप की पगड़ी बचा लो। कल मेरी गुंजा की शादी है, मगर मेरे पास एक पाई नहीं है। सभी सूदखोरों का किवाड़ खटखटाया, मगर सभी ने हाथ खड़े कर दिए। मदद करो, मेरी बेटी की बारात लौटने से बचा लो गंगा, बचा लो। ऐसा कहते हुए शंभू फूट फूट कर रो पड़ता है। शंभू भाई साहब, संभालिए खुद को। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि कल का सूरज उगने से पहले हालत आपके बस में होंगे। आप रात 4 बजे से पहले नदी पर चले आना। गंगा के कहे समय पर शंभू नदी पर आता है। तभी नदी के बीच रास्ते निकल आते हैं, जिसके बाद तीनों नदी में खड़े कंगन के पेड़ के पास आते हैं। अरे बाप रे, ये कैसा पेड़ है जिस पर सब्जी के बजाय सोने के कंगन उगते हैं? हाँ, क्योंकि हम कंगनों के जादुई पेड़ हैं, जो लाचार लोगों की मदद के लिए इस जादुई नदी में जड़ें जमाए हुए हैं। अब जल्दी से कंगन ले लो, क्योंकि कुछ पल में सूरज की किरण फूटने को है। शंभू सोने चांदी के कंगन लेकर गंगा और कंगना के संग गांव लौट आता है। शुक्रिया गंगा, आज तुमने एक गरीब पिता की पगड़ी उछलने से बचा ली। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, शुक्रिया तो उस जादुई नदी का कीजिए भाई साहब, जिसने आपको जग हसाई से बचा लिया। जाइए, शादी की तैयारियां कीजिए, क्योंकि आज आपकी नन्ही सी कली के कलाई में कंगना खनकने जा रहा है। इस तरह गंगा और कंगना लगातार लाचार लोगों की मदद करती हैं। गरीब गंगा ने कहाँ सोचा था कि जादुई नदी के कंगन के पेड़ से उसके अंधियारे बुझे जीवन में बड़ी लौ बनकर जल उठेगी, जो अपने साथ साथ बाकियों के जीवन को भी रोशनी से भर देगी।